थैंक यू सो मच। आप सोशल मीडिया पे शो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे हौसला अफजाई होती है। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि तारिक भाई शो के अलावा भी आप वीडियोस बनाएं, जो कि मैं पूरी कोशिश अब करूँगा। एक दो वीडियोस मैंने बनाई भी थी कोविड-19 के ऊपर, आई थिंक लॉन्ग रेजिडेंस पे, लेकिन अब से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर इमिग्रेशन कवानीन के ऊपर आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँ। एक छोटी सी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने एक सर्विस मैंने खुद शुरू की है जो कि हमारी टेलीफोन बुकिंग सर्विस है, और आपको पता है कि मेरा मोबाइल नंबर बिल्कुल अवेलेबल होता है अगर कोई मुझसे बात करना चाहे। लेकिन अगर आप कोई केस मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं अपना, एंड यू आर नॉट माई क्लाइंट, तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप ये ऑनलाइन टेलीफोन बुकिंग सर्विस को यूज़ करें। इसका लिंक इस वीडियो के नीचे अवेलेबल है। आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इसको यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हो और मैं आपको ये लिंक भी भेज सकता हूँ। बट मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई मुझसे एडवाइस लेनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है अपने केस के बारे में, क्योंकि आप मुझे डॉक्यूमेंट्स भिजवा रहे हैं, तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप हमारी इस टेलीफोन सर्विस को यूज़ करें। उसके अलावा अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी ईजी। मेरे ऑफिस का नंबर इज़ एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, या मेरा मोबाइल नंबर भी आपके पास अवेलेबल होता है। आप उस पर मुझसे रब्ता करके अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एंड एंजॉय द शो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको आई होप पता हो। अगर आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है, आप इस शो में कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। कॉल्स लेने से पहले कपल ऑफ थिंग्स। एक तो ये कि जब आप टेलीफोन पे होते हैं तो प्लीज़ ध्यान अपना टेलीफोन कॉल के ऊपर दें, टीवी को ना देखें, और फिर उसके बाद मेरा जवाब टीवी पे सुन लें। उसके अलावा सोशल मीडिया पे शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच जो ऑलरेडी कर रहे हैं, आप उससे बड़ी हौसला अफजाई होती है। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। तो अब अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से मैम। जी भाई, मेरा क्वेश्चन था आपसे कि मैं स्पाउस वीज़ा पे हूँ, तो मैं पता किए किसी ने कहा है कि आप जो टेम्परेरी जॉब करते हो वो आपकी जो 18,600 है उसमें इंक्लूड नहीं होगी, कि इसके लिए परमानेंट जॉब होनी चाहिए। अभी आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से तो टेम्परेरी जॉब भी बड़ी मुश्किल से मिल रही है, तो परमानेंट के लिए तो बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए फिर क्या होगा? क्या ये वाकई इसी तरह के ये जो हम टेम्परेरी जॉब करते हैं वो उसमें इंक्लूड नहीं है? और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम ये जो रिक्वायरमेंट है हमारी स्पाउस वीज़े की एक्सटेंशन, फर्स्ट एक्सटेंशन मैंने करवानी है, तो इसमें से अगर कुछ कोई मिस होती है कोई चीज़, तो फिर उसके लिए क्या आगे वो कहते हैं कि किस तरह करेंगे, कि पाकिस्तान भेजते हैं बंदे को या इधर ही स्टे देते हैं, किस तरह क्या कोई इसका प्रोसीजर है आगे फिर? ये प्लीज़ मुझे बताइएगा। और बच्चे मेरे दोनों अभी 10 ईयर का नहीं है, बड़ा 9 का है, और एक जो है वो 6 ईयर है। तो बच्चे दोनों ब्रिटिश हैं और मेरे हस्बैंड भी ब्रिटिश हैं, तो प्लीज़ इसका मुझे तफसील से जवाब बताइएगा, ठीक है? ऑलराइट, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा, अल्लाह हाफिज़ जी। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, बिकॉज रिसेंटली मुझे बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं लोगों की ये पूछने के लिए कि जी हम लोगों की, स्पेशली उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनका स्पाउस वीज़ा है, कि जी हमने एक्सटेंशन करनी है और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को है। तो अब मैं आपको इसका थोड़ा सा समरी देता हूँ, मैं थोड़ा टाइम लूँगा बिकॉज ये बहुत सारे लोगों का मसला है। तो इससे पहले मैं निटी ग्रिटी पे आऊँ कि फ़ाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कैसे मीट करनी है, पहले मैं आपको एक जनरल बात बता देता हूँ। जनरल बात ये है कि ज़ाहिर बात है आप लोग इस वक्त 5 ईयर रूट के ऊपर हैं, लेकिन अगर आप एक्सटेंशन अप्लाई करते हैं और किसी भी वजह से आप फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पाते, जिसमें एक हल है अभी, वो मैं बाद में बताता हूँ, तो वो थोड़ा सा स्टेप पीछे लेके ये देखते हैं कि आपके केस में एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं, या कोई क्वालिफाइंग चाइल्ड है, या कोई इनसिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल हैं कि आप वापस अपनी होम कंट्री में नहीं जा सकते। और अगर ये सारी चीज़ें आपके केस में पाई जाएं तो वो आपको फिर भी एक्सटेंशन दे सकते हैं। नुकसान उसका ये होता है कि मोस्ट लाइकली वो आपको 10 ईयर रूट के ऊपर डाल देंगे। तो कहने का मतलब इस तरह आपके केस में कि आपके माशाल्लाह बच्चे हैं जो कि ब्रिटिश चिल्ड्रन हैं, और ज़्यादातर केसेस में लोगों के पास बच्चे होते हैं जो आया ब्रिटिश होते हैं या उनको यहाँ 7 साल हो चुका होता है, तो वो फिर क्वालिफाइंग चाइल्ड में आते हैं और ज़्यादातर उनको वीज़े
मिल जाते हैं। सो कहने का मतलब है कि अगर आप एक्सटेंशन कर रहे हैं और आपको ये डर है कि कोविड की वजह से हम लोग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं मीट कर पा रहे, तो अगर आपके पास ये सारी कंडीशंस हैं जिसमें आ जाती हैं एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, जिसमें आ जाते हैं ज़्यादातर बच्चों की बात कर रहा हूँ, या इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल हैं खुदा न खास्ता कि आप अपने होम कंट्री नहीं जा सकते, तो वो लोग तो वैसे भी अप्लाई कर सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि ठीक है जी हम फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रहे, हमें इस बेसिस के ऊपर वीज़ा दे दें। तो ये एक उनके लिए बड़ी अच्छी गुंजाइश है। फिर हम उन लोगों पे आ जाते हैं जो कहते हैं नहीं जी हमने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को ही बीच में डालना है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम है कि हम फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाते। जिस तरह की एग्जांपल है, आपने खुद बोला कि अगर टेम्प्रेरी जॉब है और वो टेम्प्रेरी जॉब आपकी इन एंड आउट है, तो वो फिर पूरे 1 साल का रिकॉर्ड देखते हैं, बिकॉज वो ये देखना चाहते हैं कि बेशक कॉन्ट्रैक्ट जॉब हो लेकिन वो लगातार हो। लेकिन अगर आपको खुद नहीं पता कि कब जॉब मिलेगी कब नहीं मिलेगी, तो फिर पिछला 1 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। तो एक तो सूरत हाल ये कि जो पिछला पूरे 1 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, जिसमें ये देखा जाए कि आया आप 18,600 की रिक्वायरमेंट मीट कर पा रहे हैं या नहीं। और अब जिस तरह आज मेरी किसी से बात हो रही थी, मैं उनको ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि एक और चीज़ है अपेंडिक्स FM के अंदर, जिसको हम कहते हैं एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, कि जी ये सिचुएशन होगी और उसमें होम ऑफिस ने बड़ी डिटेल रीजनिंग दी हुई है कि किस चीज़ को हम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर कंसिडर करते हैं, जिसमें ये भी आ जाता है कि आपकी प्रपोज्ड फ्यूचर इनकम क्या हो सकती है। सो मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई अपेंडिक्स FM की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ऑफ कोर्स उसके फैक्टर्स, कोविड इज़ वन ऑफ दोज फैक्टर्स, तो ज़रूर होम ऑफिस को अप्लाई करते हुए डिटेल डिस्क्रिप्शन के अंदर इस चीज़ को एक्सप्लेन करें। क्योंकि जिस तरह अगर आप पुराना मेरा शो देख रहे हो, और अभी भी आई थिंक मैंने अपडेट करने आप सारों को, कुछ होम ऑफिस ने कोरोना वायरस के ऊपर नई अपडेट भी दे दी है अपने वेब पेज के ऊपर। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि होम ऑफिस इज़ नॉट डूइंग इनफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए। आई थिंक फॉर एग्जांपल कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कुछ अरसे के लिए उनको बिल्कुल निकाल देनी चाहिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं कोविड की वजह से। बिकॉज मेजॉरिटी लोग अपार्ट फ्रॉम जो जॉबों में कर रहे हैं ठीक है, बट कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उनका बिजनेस रीबूट हो ही नहीं रहा। कुछ लोग अच्छा भला पहले, जिस समय किसी को जानता हूँ, बल्कि मुझे आज बताई थी कि जी हमारी बड़ी अच्छी बुटीक चल रही थी, ये जो फैशन की होती है जो भी, लेकिन कोविड की वजह से हमारा सब कुछ ख़राब हो गया, सारा काम ख़त्म हो गया। तो आई थिंक लॉट ऑफ पीपल जो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। सो जितना होम ऑफिस ने मेरे ख्याल से छूट दी हुई है कोविड की, उससे ज़्यादा देनी चाहिए, ये मेरा अपना ओपिनियन है। एंड आई थिंक कि अगर वो लोगों के वीज़ा रिफ्यूज़ करने शुरू होंगे, कोविड की वजह से लोग कोर्ट में जाके अपीलें करेंगे, ना आई एम होपफुल, मैं गारंटी नहीं दे सकता, बट आई एम वेरी होपफुल कि जजेस वुड स्टार्ट गिविंग डिटर्मिनेशंस, क्योंकि दीज आर वेरी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। पूरी दुनिया के हालात देखें कितने ख़राब हुए हैं, तो किस तरीके से वो आपको कह सकते हैं कि नहीं जी 18,600 की रिक्वायरमेंट अब हर हाल में पूरी करके दें, जबकि जिन लोगों की प्रॉपर जॉबें लगी हुई हैं वो घर बैठे हुए हैं। एंड ऑफ कोर्स वो कह सकते हैं कि जी जिनको फर्लो मिल रहा है हम उनको पूरा कंसिडर करें, लेकिन और भी बड़े मसले मसाइल हैं। हाँ, नुकसान ये है कि वो शायद आपको 10 ईयर रूट में डाल दें। तो मैं यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ लोगों से कि अगर किसी वजह से आप फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पा रहे, दैन फिर भी अपने केस को ऑफ कोर्स डालना तो है, आप ओवरस्टे तो नहीं बनना चाहते ना, तो फिर आप उनको वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के बारे में लिखें। एंड ऑफ कोर्स एक चीज़ तो आपको लिखनी ही चाहिए कि भाई कोविड की वजह से ये सारे हालात हैं, वरना हम लोग तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को प्रॉपर तरीके से मीट कर पा रहे थे। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, और प्लीज़ किसी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाके अपनी एप्लीकेशन डलवाएं। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हाँ जी सर, मेरा सवाल है कि जो मैं स्पाउस वीजा की एप्लीकेशन में लगानी है, तो वो पूछना चाहता हूँ कि जो साथ रहने के प्रूफ हैं वो क्या क्या होने चाहिए, मतलब क्या क्या चाहिए जो साथ रहने का दिखाना है सर जी। मेरे पास 6 मंथ के है, मेरे को लगता है उन्होंने 2 साल के पूछे हैं कुछ। ओके, तो वो कितने चाहिए और क्या क्या लगाने हैं सिर्फ साथ रहने के सर जी, यही है। ओके, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। तो पहली तो बात ये, जिस तरह अगर आप पहले शो को फॉलो कर रहे हैं, तो मैं लोगों से कहता हूँ कि आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे तो एक चेकलिस्ट निकल आती है। उस चेकलिस्ट में क्लियरली लिखा होता है कि हमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए कि आप 2 साल से इकट्ठे रह रहे हैं, बिकॉज वो चीज़ मांगते हैं। तो पहली तो बात ये, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, अपनी बात फॉर एग्जांपल करता हूँ कि जितने उन्होंने वहाँ चीज़ें बोली हुई हैं ना कि पेश करो, मैं अगर ख़ुद अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ, मैं अपने जाके घर में देखूं कि मेरे पास ये 2 साल का एविडेंस है, तो द आंसर वुड बी नो, बिकॉज आजकल तकरीबन हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है। अब पहले एक ज़माना होता था BT का बिल अलग होता था, स्काई का अलग होता था, बिजली पानी का, वो एक ही बिल होता है, उसमें सारे होते हैं।
सो आई थिंक होम ऑफिस को भी इस चीज़ को अपडेट करना चाहिए और इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए कि दो मतलब चार पाँच सोर्सेज अब किसी के पास नहीं होते। अब हर कोई एक ही प्रोवाइडर को यूज़ करता है, सारे बिल्स उनके साथ होते हैं, एक बैंक अकाउंट होता है और बहुत हुआ तो एक मोबाइल फ़ोन होता है, और क्रेडिट कार्ड भी लोगों के पास आजकल एक दो ही हैं। तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग जो होम ऑफिस को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि दे नीड टू अपडेट दिस। बट एनीवे, तो जो उन्होंने चेकलिस्ट में लिखा है वो आप प्रोवाइड करें। अगर, और अक्सर लोग कहते हैं जी हमारे परेशान हो जाते हैं कि हमारे पास तो ये सारी चीज़ें हैं ही नहीं, तो मैं फिर उनको एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे भी बोलूँगा कि कवरिंग लेटर में एक्सप्लेन कर दें कि जी ये सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास इसलिए नहीं है क्योंकि हम ये चीज़ इस्तेमाल नहीं करते या हमने फेंक दी है, हमने ख्याल नहीं रखा। जो मेन चीज़ होती हैं तस्वीरें आपके पास 2 साल की, आजकल तो आपको पता है हर कोई तस्वीर खींचता है, तो वो अगर आप तस्वीरें ही प्रिंट कर लें और उन पर डेटें लिख लें कि जी पूरे 2 साल की आप तस्वीरें देख लें, हम इकट्ठे रहते हैं। थिंग्स लाइक जीपी, क्योंकि सारी बात है जीपी हर एक का होता है। थिंग्स लाइक अगर आप काम करते हैं वहाँ से रेफरेंसेस, दोस्तों यारों से लेटर, इस टाइप की भी चीज़ें बहुत हेल्पफुल हो जाती हैं। और अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल से भी रिकॉर्ड निकलवा लें, तो ये चीज़ें बड़ी हेल्पफुल हो जाती हैं कि हाँ जी हम लोग 2 साल से रहते हैं। बिकॉज एक बात याद रखें, कॉमन सेंस अप्रोच भी होम ऑफिस अप्लाई करता है, बिकॉज ये जो डॉक्यूमेंट्री लिस्ट है साथ रहने की, ये इमिग्रेशन रूल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वो ये नहीं कह सकते कि क्योंकि आपने टेनेंसी एग्रीमेंट नहीं दिया तो हम कहते हैं कि जी आप साथ नहीं रहते। दे हैव टू अप्लाई अ ऑब्जेक्टिव अप्रोच, यानी कि कॉमन सेंस के साथ। लेकिन सारी बात है अगर फिर भी रिफ्यूज़ करते हैं हम उसको चैलेंज कर सकते हैं। बट आई डू रियलाइज़ कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं लिस्ट को देख के, लेकिन एज लॉन्ग एज आप एक्सप्लेन करें कि क्यों ये डॉक्यूमेंट नहीं है अवेलेबल और कौन सा है अवेलेबल। मैं ये नहीं कहता कि हर हाल में वीज़ा मिलेगा, बट दैट शुड बी द प्रॉपर वे ऑफ मूविंग फॉरवर्ड। थैंक यू जी आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। मेरे पास 3 क्वेश्चन है जी भाई। कैन। तो मेरा असल में इमिग्रेशन वाइफ के जो था इमिग्रेशन, वो मीन्स वो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं। अब उनको नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना है। पहले जब परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई किया था तो उस वक्त वो उन्होंने लाइफ इन यूके टेस्ट नहीं दिया था, और उन्होंने इंग्लिश का ई-सॉल का कर लिया था टेस्ट। तो वो उन्होंने जमा कराया था, फिर परमानेंट रेजिडेंस हो गई थी वो 8 इयर्स बैक। तो अब उनको नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना है, तो ई-सॉल का उन्हें जमा कराना पड़ेगा, या वही वाला ई-सॉल का चल जाएगा, या दोबारा इंग्लिश का करना पड़ेगा। लाइफ इन यूके टेस्ट उन्होंने दे दिया है। दूसरा सवाल ये है कि उनका जो कार्ड है, जो बायोमेट्रिक कार्ड है जो परमानेंट रेजिडेंस का है, वो एक्सपायर हो रहा है 2022 में। तो उनकी क्या स्टेटस होगा आफ्टर एक्सपायरी? तो और परमानेंट रेजिडेंस का तो एक्सपायरी कोई होता नहीं है ना, तो लेकिन वो बायोमेट्रिक कार्ड जो है उसका एक्सपायरी है। तीसरा ये है कि पाकिस्तान से अगर कोई आना चाहे वर्क परमिट पे तो वो आ सकता है, अभी वीज़े खुले हुए हैं या नहीं? ओके, आप जाने से पहले बता दें आपकी वाइफ की नेशनैलिटी क्या है? पाकिस्तानी है जी। ओके, थैंक यू सो मच भाई आपकी कॉल का। तो मुझे सॉरी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? चलें ठीक है। पहली बात तो आपने जो रिक्वेस्ट की इंग्लिश टेस्ट की, सर वो वैसे भी वो पुराने ज़माने वाले टेस्ट हैं, देर ओनली वैलिड फॉर 2 ईयर्स। अब ई-सोल उस लिस्ट में नहीं है, उन्होंने नई लिस्ट निकाली है। द मोस्ट कॉमन एंड द मोस्ट आप समझ लें पॉपुलर वंस आर आइल्स या ट्रिनिटी कॉलेज। लेकिन अगर आप होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाएं तो दे आर अबाउट आई थिंक 4 या 5 अवार्डिंग बॉडीज़ हैं जिनके आप वेरियस टेस्ट कर सकते हैं जो आप एप्लीकेशन डालेंगे नेचुरलाइजेशन के लिए। तो येस, शी विल हैव टू डू द टेस्ट अगेन, इंग्लिश एबिलिटी टेस्ट जो लैंग्वेज का होता है। जहाँ तक बात है बायोमेट्रिक कार्ड्स की, नॉर्मली जो आपको इंडेफिनिट वाले भी या जो सेटलमेंट वाले भी कार्ड्स देते हैं वो 10 साल के लिए वैलिड होते हैं और उसके बाद आपको कार्ड्स को रिन्यू करवाना पड़ता है। बट मोस्ट लाइकली आपको उसमें इशू नहीं होगा, बिकॉज आपका उस वक्त तक इंशाल्लाह ताला इनकी नेशनलाइजेशन हो जाएगी। तो इन बातों की फ़िक्र ना करें, वरना वो जस्ट अ नॉर्मल प्रोसेस है जिसके थ्रू आप 10 साल जब एक्सपायर होंगे तो उस कार्ड को दोबारा री इशू करवाएंगे। आपने फिर जिक्र किया वर्क परमिट, जिसको अब उन्होंने स्किल्ड वर्कर स्कीम बोल दिया है। बिल्कुल, क्योंकि जो एक मेरे ख्याल से सबसे बड़ी उन्होंने अच्छी चेंज की है स्किल्ड वर्कर स्कीम के अंदर, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दरवाजे खुलेंगे
बाहर से आने वाले लोगों के लिए कि उन्होंने मार्केट लेबर टेस्ट ख़त्म कर दिया। क्योंकि देखें, पहले सबसे पहले प्रॉब्लम ये होती थी कि अगर आप बाहर से किसी को बुलाना चाहते हैं अपनी जॉब, अपने कंपनी के लिए, तो मार्केट लेबर टेस्ट आपको प्रूव करना पड़ता था कि क्यों लोकल जॉब मार्केट में आपको ये शख्स इस नौयत का नहीं मिल रहा है। इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट अनलेस आप स्किल्ड वर्क, वो शॉर्ट ऑक्यूपेंसी लिस्ट के अंदर आते थे। लेकिन अब उन्होंने मार्केट लेबर टेस्ट हटा दिए। सो आई एम प्रिटी श्योर कि अब काफ़ी ज़्यादा लोग ओवरसीज़ आएंगे। उसके अलावा जिस तरह होम ऑफिस ने अपनी पॉलिसी में अनाउंस की है कि समर में PSW आ जाएगा, आई थिंक जब भी PSW आएगा उससे काफ़ी ज़्यादा इनटेक आएगी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, बिकॉज उनको नज़र आता है कि डिग्री करके 2 साल PSW कर सकते हैं। और एक और चीज़ जो अक्सर लोगों को नहीं पता कि होम ऑफिस को ये भी एडवाइस किया, होम ऑफिस को कह रहा हूँ, गवर्नमेंट को ये भी एडवाइस किया गया एंड दे सीरियसली कंसिडरिंग इट, एंड आई थिंक वो करेंगे कि हाईली स्किल्ड वीज़ा स्कीम वापस खोल दें। And I'll be honest with you, that was the best thing जो ये गवर्नमेंट कर रही थी, प्रीवियस गवर्नमेंट, हाईली स्किल्ड वीज़ा स्कीम, बिकॉज इतने एजुकेटेड लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड बाकी कंट्रीज़, चाइना से इधर आ रहे थे जो अपने पॉइंट बेस्ड सिस्टम के ऊपर अपने पॉइंट्स पूरे कर रहे थे। एंड बहुत सारे आप लोग जो शायद अभी देख भी रहे हो वो भी इस हाईली स्किल्ड स्कीम के थ्रू आए हो, तो वो भी उम्मीद है कि अब आई डोंट नो कोविड की वजह से कितने गोल पोस्ट चेंज होती है, बट वो भी उम्मीद है कि दे विल इंट्रोड्यूस दैट। बट जहाँ तक स्किल्ड वर्कर की बात है, जिसको आप लोग वर्क परमिट बोलते हैं, यहाँ उसमें काफ़ी ज़्यादा आप समझ लें कि उन्होंने आसानियाँ कर दी हैं। देन बिल्कुल एज लॉन्ग एज वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम को बंदा पूरा कर सकता है, पोटेंशियल वर्कर, वो बिल्कुल इस मुल्क के अंदर आ सकता है अपनी फैमिली के साथ। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाँ जी सर, मेरा ये सवाल था कि मैं यहाँ स्पाउस वीज़े पे हूँ और मैंने वीज़ा एक्सटेंशन के लिए एंड ऑफ सितंबर अप्लाई कर दिया था, तो अभी मतलब 4 मंथ हो गए हैं और मेरे फिंगरप्रिंट्स 1 वीक पहला हुए हैं। तो उसके लिए पूछना था कि जैसे ऑलरेडी 4 मंथ अप्लाई हो गए हैं, तो अभी और कितना टाइम लगेगा सर? कितना इनका प्रोसेसिंग टाइम होता है डिसीजन देने का? ऑलराइट मैम, उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आजकल कोविड की वजह से इट ऑल डिपेंड्स के हालात देखें। आप थोड़ी देर के लिए देखें, अभी आई थिंक अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि कल 1800 पीपलों की डेथ हुई है, उससे पहले 1600, और ये फिगर्स तो लास्ट ईयर भी नहीं थे। तो अभी हालात बहुत ख़राब हैं हर जगह। उसी की रिफ्लेक्शन है कि होम ऑफिस में भी कम स्टाफ काम कर रहा होगा, तो आपको पेशेंटली उस बात का वेट करना है। दैट इज़ ऑल। मुझे बताया जाता है कि अब हमारा ब्रेक का टाइम हुआ है। इंशाल्लाह ताला हम ब्रेक पे जाने लगे। ब्रेक पे जाने से पहले थैंक यू सो मच जो शो को देखते हैं, प्लीज़ कीप डूइंग दैट। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें वीडियोस को सोशल मीडिया के ऊपर। थैंक यू सो मच। अब हम ब्रेक पे चलते हैं। इंशाल्लाह ताला ब्रेक पे वापस आके आई विल टेक सम मोर कॉल्स। वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स, अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम स्पेशलाइज करते हैं इन द एरियाज ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम एंड नेशनैलिटी इश्यूज, बिजनेस रेट डिस्प्यूट्स, हाउसिंग बेनिफिट एंड टैक्स क्रेडिट इश्यूज। हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं। अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए ऑन 0208 571 1001। Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो। अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। तारिक भाई, मैं अक्सर आपसे सवाल जवाब तो करता ही रहता हूँ, जी जी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि मेरा प्री सेटलमेंट था, तो वो तकरीबन 1 साल पहले मैंने ना करवाया था, प्री सेटलमेंट अप्लाई किया था जी। तो मुझे यहाँ रहते हुए तकरीबन 5 साल होने वाले हैं। तो क्या वो मेरा वो वहाँ से शुरू करेंगे ये सेटलमेंट के लिए, या यहाँ जब से मैंने प्री सेटलमेंट स्कीम में शामिल हुआ वहाँ से मेरी मुद्दत शुरू होगी? ओके, और आपकी नेशनैलिटी क्या है? स्पेनिश। स्पेनिश। थैंक यू सो मच सर आपकी कॉल का। देखें, पीरियड वहाँ से शुरू होगा जहाँ से आप इस मुल्क में आए एंड काम करना शुरू किया, क्योंकि कुछ लोग आते हैं इस मुल्क में और थैंक यू सो मच सर आपकी कॉल का। और तो कोई सवाल नहीं था ना आपका? ओके सर, वो मैं आपको यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो 5 साल का काम देखते हैं। कुछ लोग हैं उनको यहाँ आए हुए 3 साल हुए थे और प्री सेटल स्कीम आई, उन्होंने प्री सेटल स्कीम के ऊपर अप्लाई किया और उनको 5 साल का वीज़ा मिल गया। अब अगर उनको देखा जाए तो अभी
5 साल बाद उनको 8 साल इस मुल्क में हो जाएंगे, लेकिन उनको 8 साल तक इस मुल्क में रहने का वेट नहीं करना, उन्होंने टोटल 5 साल का वेट करना है फ्रॉम द पॉइंट दे केम हियर और यहाँ से काम करना शुरू किया, यानी कि आपके पास 5 साल का वर्क का रिकॉर्ड होना चाहिए। तो काफ़ी लोग इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जी प्री सेटल स्टेटस आया तो क्या हमारा पीरियड दोबारा शुरू हो रहा है। द आंसर इज़ नो, आपका प्रीवियस पीरियड भी इसके अंदर काउंट इन होगा और जैसे ही आपके 5 साल पूरे होते हैं आप अपना इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी तारिक साहब से बात कर सकता हूँ? जी जी, आप बात कर रहे हैं, अपना सवाल पूछें और टीवी पे जवाब सुन लें। जी तारिक भाई ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच सर। तारिक भाई मैंने ये पूछना था कि मैंने ना पाकिस्तान शादी की थी, तो वो जो निकाहनामा जो निकाह है ना, जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो मैं प्रिंट करवा के यहाँ ले आया था, लेकिन ना मैं वाइफ की जो डॉक्यूमेंट जो शनाख्ती कार्ड की कॉपीज है ना वो मैं नहीं लेके आया। बाद में ना उन्होंने एड्रेस चेंज कर लिया है, तो क्या मुझे वो निकाहनामा का एड्रेस जो है और आईडी कार्ड पे जो एड्रेस है वो मैच करना चाहिए? और सेकंड क्वेश्चन में मेरे 2 क्वेश्चन और हैं, और सेकंड क्वेश्चन ये है कि अभी जो सभी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है ना वो वल्दियत अभी पासपोर्ट के अभी उस वाइफ ने ना पासपोर्ट नहीं बनवाया, तो जो आईडी कार्ड है और जो मैरिज सर्टिफिकेट है उसके ऊपर जो है ना वो सेम है, जो है उसके वालिद की है क्या जो है ना नेम। लेकिन अगर वो मुझे पूछ रही थी कि अगर मैं पासपोर्ट बनवाती हूँ, शनाख्ती कार्ड दोबारा से चेंज करवाती हूँ आपके नाम के ऊपर, तो वो ये होगा कि पासपोर्ट के ऊपर जो है ना फिर आपका नाम आ जाएगा और वालिद जो मैरिज सर्टिफिकेट है उसके ऊपर मेरे वालिद साहब का नाम लिखा हुआ है। और जो थर्ड क्वेश्चन है ना मेरा वो ये है कि मुझे प्लीज डिटेल से जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है ना स्पाउस वीजा के लिए उनके बारे में भी बता दीजिएगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच भाई आपकी कॉल का। देखिए, पहली बात है कि जब आपका निकाह होता है, मोस्ट लाइकली जो आपकी वाइफ हैं, जोजा हैं, उर्दू का वर्ड है बाकियों के लिए, वो अपने वालदैन के घर होती हैं और आप अपने घर होते हैं, तो इट इज़ वेरी कॉमन कि मैरिज सर्टिफिकेट पे एड्रेसेस डिफरेंट लिखे होते हैं। ज़्यादातर मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में जब शादियाँ होती हैं, बिकॉज़ वहाँ ये ट्रेंड है कि आप अपने अपने घर में रहते हैं और फिर जब शादी होती है उस निकाह के बाद इकट्ठे रहना शुरू करते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि उस वक्त अलग एड्रेसेस होते हैं, कोई उसमें ऐसी वैसी बात नहीं है। फिर आ जाते हैं हम पासपोर्ट के ऊपर। अगर वो चाहें तो ज़रूरी नहीं होता कि शादी के बाद आप नाम हस्बैंड का करें, ये एक ट्रेडिशनल चीज़ है। आप इसी तरह उनका पासपोर्ट बनवा लें उसी नाम पे जो उनके फादर का सरनेम है, जो उनका यानी कि पैदाइशी नाम उनको कहते हैं ना, नेम बाय बर्थ। लेकिन अगर आप अपना उनको नाम दे के पासपोर्ट पे अपना सरनेम के साथ उनका चेंज करते हैं तो सारी बात है कि उनका फिर जो आईडी कार्ड है, यानी जो नेशनल आईडी कार्ड है, वो भी चेंज होगा। बिकॉज नेशनल आईडी कार्ड और पासपोर्ट पे अलग अलग नाम नहीं हो सकते, तो वो भी आपको अपडेट करवाना पड़ेगा। फिर जहाँ तक आपने जिक्र किया डॉक्यूमेंट्स का, देखें मेरे पास अभी इतना टाइम तो नहीं कि मैं एक लिस्ट को गो थ्रू करूँ, लेकिन 4 मेन चीज़ें जिनको आपको पूरा करना होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कि जो आपके एप्लीकेंट हैं, यानी कि जो कंट्री से बाहर हैं, उन्होंने अपना इंग्लिश टेस्ट पास कर लिया हो और अपना टीबी टेस्ट दे दिया हो, अगर वो रेलिवेंट है टीबी टेस्ट उनके ऊपर, एन इंग्लिश टेस्ट, जो कि ज़्यादातर इन कंट्रीज़ में जहाँ से आते हैं होता है। सेकेंड होता है कि आप अपेंडिक्स FM की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो, यानी कि आप अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं, और उसकी बड़ी स्पेसिफिक लिस्ट है होम ऑफिस के इमिग्रेशन रूल्स के अंदर कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने देने हैं। तो वो मेरे पास इस शो में फॉर्मेट नहीं है कि मैं उसको गो थ्रू कर सकूं, लेकिन मैं आपको एक समरी दे रहा हूँ। सो इंग्लिश टेस्ट, टीबी टेस्ट, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। तीसरी चीज़ होती है अकोमोडेशन, कि अगर आप UK में उनको लेके आ रहे हैं, आप सफिशेंटली आप अकोमोडेशन उनको प्रोवाइड करके दे सकते हैं। और कुछ लोग इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई सिंपल रूल है, अगर आप घर में अकेले रह रहे हैं, यानी कि एक फ़्लैट आपने अपने ऊपर रेंट पे लिया हुआ है, फिर कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, टेनेंसी एग्रीमेंट देंगे, दैट्स फाइन। लेकिन अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर रह रहे हैं, या आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रह रहे हैं, वालदैन या कज़न वज़न के साथ, और घर में बाकी लोग भी रहते हैं, और आप अपनी स्पाउस को उस घर में लेके आ रहे हैं एक्सक्यूज़ मी, तो फिर आपको होम इंस्पेक्शन रिपोर्ट करवानी चाहिए। होम इंस्पेक्शन रिपोर्ट स्टेट एजेंट बना के देते हैं, जो ये बोलते हैं कि घर में ऑल्दो और लोग भी रहते हैं लेकिन इतनी इशू नहीं है, वो यहाँ रह के वो आके रह सकती हैं। और जो आखिरी चीज़ है वो आ जाती है आपकी रिलेशनशिप, जो बेसिकली आपका मैरिज सर्टिफिकेट है।
मुझे बहुत लोग कहते हैं तारिक भाई कि क्या हम लोग प्रूफ भी दें कि हम एक दूसरे से बातचीत करें। वो सारा डिपेंड करता है कि आप शादी के कितने दिन बाद उनको यहाँ बुला रहे हैं। अगर शादी के फ़ौरन बाद बुला रहे हैं दैन इट इज़ फ़ाइन, लेकिन अगर आपने 1.5 साल 2 साल वेट किया है शादी के बाद, फिर कॉमन सेंस ये कहती है दे वांट टू मेक श्योर होम ऑफिस के आपकी ये सारी रिलेशनशिप सब्सिस्टिंग रही है। तो फिर आपको उनको जो पैसे भिजवा रहे थे वो उसकी रसीदें, और अगर नहीं भी भिजवा रहे थे जो आपस में चैट वैट कर रहे थे उसका एविडेंस थोड़ा साथ लगा दें तो वो बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार। जी मैं पूछना सीगा जी, मैं अपना सवाल पूछना चाहना जी जी बिल्कुल पूछिए। जी मैं फी पेपर की एप्लीकेशन डाली सीगी ह्यूमन राइट्स पे, ठीक है। मैंने यस तो कर दी सीगी, तो पर हाले तो कोई फिंगरप्रिंट नहीं आई, कोई और कुछ नहीं आया हाले। नहीं, क्या कर दिया उन्होंने? यस कर दिया आपने बोला? हाँ जी, फी पेपर का तो यस कर दिया सी। अच्छा, तो और आपने उसके बाद फिर 10 दिन के अंदर एप्लीकेशन भी डाल दी? हाँ जी, वो भी डाल देती। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर आपकी कॉल का। सर मैं वही, जिस तरह आई थिंक कभी हम ब्रेक पे जाने से पहले किसी ने कॉल किया कि आजकल हालात बहुत सख्त हैं बाहर। मैं ये इमिग्रेशन की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बात कर रहा हूँ। तो आजकल थोड़ा टाइम लग रहा है हर चीज़ के अंदर, तो मैं यही लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्र से काम लें, क्योंकि बड़े लोग मुझे कह रहे हैं कि जी हमने ओवरसीज़ पे एप्लीकेशंस डाली हुई हैं, अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही। चलो उनका तो एक हल है कि जो ऑन डिमांड अपॉइंटमेंट्स हैं वो मिल रही हैं, जिस पे वो घर पे आके आपके बायोमेट्रिक्स ले लेते हैं, तो वो अच्छा। लेकिन यहाँ तो वो भी ऐसी कोई सहूलत इस वक्त नहीं मिल रही, तो सब्र के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच सर आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये तारिक साहब हैं? जी बिल्कुल, तारिक बोल रहा हूँ। अपना सवाल पूछ लें और टीवी पे जवाब सुन लें। ओके तारिक भाई, मेरा एक सवाल है, बल्कि 3 सवाल हैं, छोटे छोटे से हैं बिल्कुल। ठीक है सर। पहला सवाल तो ये है कि ये जो 20 ईयर लॉन्ग रेजिडेंसी केस है, इसमें हर साल के आपको मिनिमम कितने पेपर्स तैयार करने पड़ते हैं कि वो एक्सेप्ट कर लें उस साल को? ओके। दूसरा सवाल ये है कि जब आपने एप्लीकेशन कर दी तो फिर आपने ये डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने होते हैं यूके वी कास्ट वालों को जी। तो वो तो आईडी मांगते हैं, तो अगर हमारे पास आईडी ना हो, पासपोर्ट होम ऑफिस में हो, तो वो फिर कैसे आपको एक्सेप्ट करेंगे? तीसरा ये है कि वो मैक्सिमम कितने पेपर्स आपके अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये तो लॉन्ग रेजिडेंसी केस है, इसमें तो आपको काफ़ी पेपर्स चाहिए होंगे ना सबूत के तौर पर, तो कितने अपलोड करते हैं? ऑलराइट, थैंक यू सो मच भाई आपकी कॉल। फोन पे प्लीज जवाब देना, मेरे पास, मैं अभी बाहर हूँ। ओके सर। जहाँ तक बात है 20 इयर्स की, तो ज़्यादातर लोगों के पास, क्योंकि कानून ये होम ऑफिस का कि कंटिन्यूसली आप 20 इयर्स इस मुल्क में रहे हों, जिसका मतलब ये होता है कि किसी भी एक साल के अंदर आप 6 महीने से ज़्यादा मुल्क से बाहर ना गए हों, तभी होम ऑफिस कहता है कि हमें हर साल का एविडेंस दें। तो जितना भी आपका एविडेंस है वो दे दें, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में, मैं बात कर रहा हूँ मेजॉरिटी का मतलब बल्कि उससे भी ज़्यादा केसेस में लोगों के पास इतने ज़्यादा एविडेंस नहीं होते, बहुत रीसेंट ईयर्स के होते हैं। तो उस वक्त में लोगों को मैं ये कहता हूँ कि जितने ज़्यादा आपके दोस्त, यार, अरबाब, यानी कि जिनको आप जानते थे इतने अरसे से, वो अपनी विटनेस स्टेटमेंट्स दे सकें कि इस सारे पीरियड के अंदर हम इनसे रेगुलरली मिलते थे और कभी ये मुल्क छोड़ के नहीं गए, तो वो फिर आपके एविडेंस में आता है। सो ये उसका जवाब है, क्योंकि देखें जो एग्जैक्ट लिस्ट है वो हर एक के पास पूरी नहीं होती, और मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात भी कर चुका हूँ पुराने शोज़ के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो इधर इलीगल रह रहे हैं 20 ईयर्स की बेसिस पे, ज़्यादातर पहले 8-9 साल उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता, फिर जाके जब उन्होंने हिम्मत करके जीपी बनाया होता है या कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है, बैंक अकाउंट खोला होता है, तो फिर सब कुछ धड़ाधड़ उनका चल रहा होता है कि रेगुलर बैंक स्टेटमेंट्स हैं जो प्रूव करते हैं कि जिधर ही रह रहे थे, मेडिकल ट्रीटमेंट्स चल रही होती हैं या जीपी की दवाइयाँ होती हैं जो प्रूव करती हैं इधर रह रहे हैं। तो पहले पीरियड या जो बीच में पीरियड है जिसमें ज़्यादा आपके पास एविडेंस नहीं है, उसमें फिर आपके दोस्त, यार, अरबाब आपकी मदद करते हैं जो विटनेस स्टेटमेंट्स दें और बाद में कोर्ट आने के लिए भी रेडी हो जाएं। फिर बात आ जाती है अपलोड। आई डोंट नो आपको किसने कहा है कि वो आईडी मांगते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अक्सर लोग, अगर आपके पास पासपोर्ट की कॉपी भी है, आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं होम ऑफिस को और वही आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं।
जहाँ तक बात आ जाती है अपलोड इटसेल्फ की, मुझे लोगों ने बोला है, मैं तो कभी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ कि जी अगर हम उनकी सर्विस यूज़ करते हैं तो वो आगे से कहते हैं कि हम 30 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करते, और जी हमारे डॉक्यूमेंट्स तो बहुत ज़्यादा है, स्पेशली अगर आप स्पाउस एप्लीकेशन डाल रहे हैं, वो जो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट्स हैं वही 30 से ज़्यादा कभी कभी बन जाती हैं। तो मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ कि अगर आपने उनकी सर्विस नहीं इस्तेमाल करनी तो ख़ुद अपलोड कर लें अपने डॉक्यूमेंट्स, बिकॉज आपने स्कैन करने, और होम ऑफिस ने तो इतनी भी आपको फैसिलिटी दे दी, और आई थिंक सोप्रा की वेबसाइट पे भी है कि अगर आपके पास स्कैनर नहीं है, हालांकि फ़ोन आजकल हर बंदे के पास होता है और फ़ोन पे ये ऐप्स मिल जाती हैं जो फ्री स्कैन सर्विस देती हैं, आप फ़ोन पे भी तस्वीरें खींच के डॉक्यूमेंट्स की डायरेक्टली ख़ुद चढ़ा सकते हैं। तो लोगों ने मुझे अलबत्ता बोला है कि जी वो आगे से बोलते हैं कि अगर आपने हमारी सर्विस ली भी है स्कैनिंग की, हम 30 से ऊपर पेज स्कैन नहीं करेंगे। हाउएवर मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो गए और उन्होंने उनके ज़्यादा पेपर भी स्कैन किए। तो आई थिंक ये डिपेंड करता है कि जिस दिन आप उधर सेंटर पे जाएँ आपको बंदा कौन मिलता है, लेकिन बेहतर ये आप ख़ुद स्कैन कर लें। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। जी, मेरा नाम कंदील जमान है। मुझे आपसे क्वेश्चन करना था कि मैं 2015 में यूके आई थी स्पाउस वीज़ा पे अपने हस्बैंड के डिपेंडेंट। तो उन्होंने 2018 में उनका इंडेफिनिट हो गया। तो अब जैसे मुझे 5 साल तो हो गए हैं, अब इधर जैसे हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ, तो क्या मैं भी अब इंडेफिनिट अप्लाई कर सकती हूँ, क्योंकि 5 ईयर पीरियड तो हो गया इधर। मैम मुझे बता दें उनके पास कौन सा वीज़ा था जिस इंडेफिनिट के लिए, किस तरह उनको इंडेफिनिट मिला है? जब मैं आई थी तो तब उनके पास वर्क परमिट था। ओके, तो इन्होंने इंडेफिनिट लॉन्ग रेजिडेंस पे लिया या वर्क परमिट पे लिया? नहीं, 10 इयर्स जब उनके पूरे हुए ना तब लिया। ओके, और आपने फिर उस वक्त अपने आप को स्विच कर लिया होगा स्पाउस वीज़े पे? जी स्विच तो हुआ था मेरा तब। मैं आपको स्टेटस। ओके मैम, मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ। मैम होता ये कि थैंक यू मैम, बहुत सारे लोगों के स्पाउस आते हैं पॉइंट बेस सिस्टम के डिपेंडेंट बन के, और कुछ पॉइंट बेस सिस्टम ऐसे हैं जिस पे सेटलमेंट मिलती है, जिस तरह इनके पास था वर्क परमिट। अगर वो वर्क परमिट की बेस के ऊपर सेटलमेंट लेते तो आप भी 5 साल बाद एज अ PBS डिपेंडेंट सेटलमेंट अप्लाई कर सकती थी, क्योंकि वो चले गए लॉन्ग रेजिडेंस के ऊपर। लॉन्ग रेजिडेंस पे जब आप सेटलमेंट लेते हैं तो जो आपका जो PBS डिपेंडेंट है वो आपके सारे बेनिफिट लूज़ कर देता है, तभी फिर आपको उनको स्विच करना पड़ता है स्पाउस वीज़े पे अंडर अपेंडिक्स FM। जब आप स्पाउस वीज़े अंडर अपेंडिक्स FM पे स्विच करते हैं तो आपकी जो टाइम पीरियड है वो 0 से दोबारा शुरू हो जाता है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ क्यों। क्योंकि जब स्पाउस वीज़ा है उस पर 5 साल बाद आप सेटलमेंट अप्लाई करते हैं, और कानून ये कहता है कि इन पूरे 5 साल के अंदर आपके पास अपेंडिक्स FM वाला वीज़ा हो। तो क्योंकि पहले आपके पास PBS डिपेंडेंट वाला वीज़ा था और आपने स्विच किया अपेंडिक्स FM पे, आपकी क्लॉक 0 से शुरू होती है, और अब आप जब 5 साल अपने पूरे करेंगे तो आप फिर सेटलमेंट अप्लाई करेंगे। कुछ लोग अलबत्ता मैम, आपकी एग्जांपल नहीं दे रहा, बाकी लोगों की कर रहा हूँ कि जब वो स्पाउस वीज़े पे आते हैं तो उनके वैसे ही 5 साल से पहले 10 साल पूरे हो जाते हैं, तो फिर वो लॉन्ग रेजिडेंस में अप्लाई करते हैं, लेकिन आप पे तो वो अप्लाई नहीं होता बिकॉज आपने अर्ज़ किया कि आप आई 2015 में थी। सो बॉटम लाइन ये है कि जब वो 10 ईयर पे गए, आपको स्विच किया, आपका पीरियड 0 से फिर दोबारा शुरू होता है, बिकॉज जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम के अंदर आपने टाइम गुजारा है वो 5 ईयर वाले टाइम के अंदर काउंट नहीं होता स्पाउस के अंदर। थैंक यू सो मच मैम आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने बात करनी है तारिक साहब से। जी मैं बोल रहा हूँ, अपना सवाल पूछ लें। जी मैंने पूछना ये है, मेरा नाम आमना है और मैं इस कंट्री में एज ए स्टूडेंट आई थी, बट हम लोगों ने असाइलम अप्लाई किया था 2017 में। हमारा असाइलम इन्होंने 2018 में ख़त्म कर दिया जी। और हम उसके बाद हम लोगों ने अब 2020 में अप्लाई किया था अपनी बच्ची की 7 ईयर की बेसिस पे जी। और जो असाइलम केस था वो मेरे हस्बैंड की बेस पे था जी। अब हमारे वकील ने मई 2020 में हमारी फाइल भेजी बच्ची की 7 ईयर की बेसिस पे जी। और वो भेजी, उन्होंने फर्दर सबमिशन में है। अभी तक हम स्टिल वेट कर रहे हैं, होम ऑफिस की तरफ से हमें कोई रिप्लाई नहीं आया, कुछ नहीं आया। 8 माह गुजर चुके हैं और हम अभी तक स्टिल वेट कर रहे हैं। तो क्या हमें हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? हमारा असाइलम का केस खत्म है बट हम इनकी अकोमोडेशन में स्टिल रह रहे हैं। ओके, थैंक यू। हमें सपोर्ट कर रही हैं। ठीक है मैम, ये सारी सिचुएशन है। तो आप हमें बता सकते हैं कि हमने 7 ईयर की बेस पे केस पुटिंग किया है,
तो बट अभी तक हमें होम ऑफिस ने कोई जवाब नहीं दिया और हमारा केस फर्दर सबमिशन में हमारे वकील ने भी। ओके, थैंक यू सो मच मैम आपकी कॉल का। मुझे बताया जाता है कि हमारा ब्रेक का टाइम है। ब्रेक पे वापस आके मैं सबसे पहले आपकी कॉल का जवाब दूंगा, फिर हम और कॉल्स लेंगे। जाने से पहले थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे शो को देते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट। और इंशाल्लाह ताला हम ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक से वापस आके आई विल टेक सम मोर कॉल्स। वेस्ट लंदन सोलिसिटर्स, अगर आपका कोई भी कानूनी मसला हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम स्पेशलाइज करते हैं इन द एरियाज ऑफ इमिग्रेशन, असाइलम एंड नेशनैलिटी इश्यूज, बिजनेस रेट डिस्प्यूट्स, हाउसिंग बेनिफिट एंड टैक्स क्रेडिट इश्यूज। हमारी टीम रेजिडेंशियल कन्वेंसिंग भी करती है और हम सिविल लिटिगेशन डिस्प्यूट्स को भी हैंडल करते हैं। अगर आपका कोई भी कानूनी मसला है तो आप हमसे आज ही राब्ता कीजिए ऑन 0208 571 1001। Our website is westlondonsolicitors.com. West London Solicitors, working with you. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले कॉल आई थी, तो देखें पहली बात तो मैं आपको उन्हीं का मैं अब जवाब देने लगा हूँ कि पहली बात है कि बिल्कुल ये नॉर्मल प्रैक्टिस है कि अगर आपने असाइलम फेल्ड असाइलम सीकर हैं आप और आपके अपील राइट एग्जॉस्ट हो गए हैं तो फिर आप अगर ह्यूमन राइट के ऊपर कोई नई एप्लीकेशन डालना चाहते हैं तो आप फ्रेश क्लेम डालें। उसमें फ़ायदा ये होता है कि आपके 2600 पाउंड्स पर एप्लीकेंट बच जाते हैं, अनलेस आप फ़ी वेवर डालें और आप फ़ी वेवर से आपको एग्जेम्पशन हो जाए तो फिर जारी बात है आप FLRFP अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। फ्रेश क्लेम के ऊपर बहुत स्टैंडर्ड बात है कि 8 से 9 महीने लग रहे हैं। और बिकॉज मैं एक बात लोगों को बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखें बाहर क्या हो रहा है। इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं डिपार्टमेंट्स के अंदर बिकॉज ऑफ कोविड, तो उसकी वजह से 100% इशू बनेगा, 100% इफ़ेक्ट पड़ेगा सर्विस के ऊपर कि आपके डिसीजंस कब आएँ। तो सवाए सब्र के आप कुछ भी नहीं कर सकते। उसकी एक एग्जांपल ये है कि मैं कितने लोगों को जानता हूँ जिन्होंने इतने महीने पहले एप्लीकेशंस डाली हुई हैं अब्रॉड और अभी तक उनकी अपॉइंटमेंट्स नहीं आ रही अनलेस दे बुक द डिमांड सर्विस। ओवरसीज़ की बात कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स इस तरह होम कंट्री के अंदर भी हो रहा है। तो द होम ऑफिस इज़ ट्राइंग वेरी हार्ड और बड़ा तेज़ काम कर रहे हैं। यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से, थैंक यू सो मच। तारिक भाई मेरे 3 क्वेश्चन है जी। सर सबसे पहला क्वेश्चन है आउट ऑफ इमिग्रेशन वीज़ा। होम ऑफिस ने मुझे वीज़ा ग्रांट किया है क्योंकि मैं साइलम सीकर था 8 साल से। उन्होंने मुझे वीज़ा ग्रांट किया आउट ऑफ इमिग्रेशन। आउट ऑफ इमिग्रेशन वीज़ा क्या होता है? और दूसरा सवाल है ये लीव टू रिमेन इंडेफिनेट होता है या क्या होता है लीव टू रिमेन? मेरे वीज़े पे लिखा है लीव टू रिमेन और 2.5 साल के रूट पे हूँ, 10 साल वाले रूट पे हूँ। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो जरा प्लीज समझिएगा। पहले भी एक दफा मैंने किया था तो सही आंसर नहीं मिला, मेरे से नहीं सही आंसर मिला। मेरा लास्ट क्वेश्चन है ट्रैवल के हवाले से। अब लीव टू रिमेन तो हमें मिल गया 2.5 साल के रूट के ऊपर, और ट्रैवल हम पाकिस्तान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्योंकि थे तो हम साइलम सीकर, और मेरी बीवी और बच्चे पाकिस्तान ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर हम ट्रैवल के ये डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं कि हमें अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट लेने पड़ेंगे या हमें ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने पड़ेंगे? अगर हम पाकिस्तान नहीं जाते हैं, किसी और कंट्री में भी ट्रैवल करते हैं, तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हमें लेने पड़ेंगे क्या? प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू। ऐसा सवाल आपने मुझसे नहीं पूछा होगा। आपने बोला ना कि लास्ट टाइम जवाब नहीं मिला, आई डाउटेड बिकॉज इसका बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब है। बट एनीवे मैं आपको पहले अर्ज़ कर देता हूँ। देखिए मुझे ये तो नहीं पता कि आपको आउटसाइड ऑफ इमिग्रेशन रूल उन्होंने किस वजह से वीज़ा दिया है, बिकॉज उसके लिए अगर आपको भी नहीं पता आपके डॉक्यूमेंट पढ़ने पड़ेंगे, या अगर आपके डॉक्यूमेंट आपसे गुम गए हैं तो सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट मंगवानी पड़ेगी होम ऑफिस से। फिर पता चलेगा कि आपको उन्होंने एप्लीकेशन किस बेसिस के ऊपर दी है। सिंपल एज दैट। बिकॉज कोई भी ये बात नहीं बता सकता कि आपको अगर 2.5 साल का वीज़ा मिला है तो किस वजह से मिला है, अनलेस आपसे 10-15 और सवाल पूछे जाएँ, आपसे पुराना रिकॉर्ड मांगा जाए, और अगर वो आपके पास नहीं है तो आपकी सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट मंगवाई जाए। और सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट के ऊपर फिर पता चलेगा, क्योंकि होम ऑफिस के उसमें कॉमेंट्स होते हैं, कि आपको वीज़ा किस बात के ऊपर मिला है।
अब आ जाते हैं कि लीव टू रिमेन क्या चीज़ होती है। लीव टू रिमेन होती है लिमिटेड लीव टू रिमेन, कि आपके पास एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए वीज़ा होता है और उसके बाद आपने फर्दर एक्सटेंशंस मांगनी होती हैं। जो परमानेंट रेजिडेंस है या इनडेफिनेट लीव टू रिमेन है, उसमें क्लियरली लिखा होता है वीज़े के ऊपर कि आपके पास इनडेफिनेट लीव टू रिमेन है या आपके पास परमानेंट रेजिडेंस है, जिसको हम सेटलमेंट बोलते हैं। तो आपका तो ये कंफर्म हो गया कि आपके पास 2.5 साल का लीव टू रिमेन है, जो कि मोस्ट लाइकली आपको फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ के ऊपर मिला है। लेकिन ये मैं अजम्पशन ले रहा हूँ, मैंने आपके डॉक्यूमेंट नहीं पढ़े ना SAR आपके पास है, यानी कि सब्जेक्ट एक्सेस रिक्वेस्ट। एक हम अजम्पशन ले रहे हैं कि अगर 2.5 साल का वीज़ा आपके पास, तो मोस्ट लाइकली फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ के ऊपर होगा। क्यों मैं ये बोल सकता हूँ कि वो वीज़ा आपका रेफ्यूजी स्टेटस के ऊपर मोस्ट लाइकली नहीं है? बिकॉज जो रेफ्यूजी स्टेटस होता है वो 5 साल का वीज़ा होता है और उस पर लिखा होता है कि आपको रेफ्यूजी की बेसिस के ऊपर मिला है। जिस तरह जिनको बाद में सेटलमेंट मिलती है उसमें भी लिखा होता है कि आपको रेफ्यूजी बेसिस पे सेटलमेंट मिली है। सो इसलिए मैं एक बहुत बड़ी अजम्पशन ले रहा हूँ कि आपके पास रेफ्यूजी स्टेटस नहीं है, मीनिंग असाइलम वाला वीज़ा नहीं है, बिकॉज वो वीज़ा वो 5 साल वाला देते हैं। अब आ जाते हैं हम ट्रैवल डॉक्यूमेंट के ऊपर या पासपोर्ट के ऊपर। देखें जी, अगर आपके पास असाइलम स्टेटस है, यानी कि 5 साल वाला असाइलम का केस है, तो दैट वुड मीन कि आप तो भाई अपनी कंट्री में जा ही नहीं सकते, बिकॉज आपको वहाँ से जान से ख़तरा है। तो ज़ाहिर बात है फिर वो लोग अप्लाई करते हैं ट्रैवल डॉक्यूमेंट। लेकिन बहुत सारे लोग जो असाइलम क्लेम करते हैं, फिर असाइलम से बाहर आके, क्योंकि अपील राइट्स सारे एग्जॉस्ट हो जाते हैं, वो अप्लाई करते हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर इस बेसिस पे कि उनके बच्चे को या तो आप 7 साल हो गए हैं इस मुल्क में, या जिस तरह इंडियंस होते हैं, नेशनल्स होते हैं, उनके बच्चे ब्रिटिश बन जाते हैं, या बाकी नेशनल्स भी जिनके बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं और 10 साल के बाद वो ब्रिटिश हो जाते हैं रजिस्ट्रेशन के थ्रू। तो जब वो ह्यूमन राइट्स के ऊपर वीज़ा मांगते हैं तो वो फिर असाइलम की चीज़ें उन पर अप्लाई नहीं होती। वो फिर बिल्कुल अपना पासपोर्ट अपनी होम कंट्री का बनवा के अपनी होम कंट्री में वापस भी जा सकते हैं, बिकॉज उनको वीज़ा फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ के ऊपर मिला हुआ है। लेकिन ज़ाहिर बात है इन सारी चीज़ों को करने से पहले अपनी SAR मंगवा के ज़रूर चेक कर लें कि आपको वीज़ा किस बात पे मिला है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ तक बात आती है कि जब होम ऑफिस से ट्रैवल डॉक्यूमेंट बनवाएं, देखें एक बात याद रखें, अगर आपके पास रेफ्यूजी स्टेटस है, होम ऑफिस कुछ भी नहीं आपसे पूछेगा और आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट बना के देगा, बिकॉज उन्होंने आपको माना है कि आपको अपनी होम कंट्री से जान से ख़तरा है, तभी तो आपको रेफ्यूजी स्टेटस दिया है। लेकिन जब आपके पास रेफ्यूजी स्टेटस नहीं और आपके पास नॉर्मल 2.5 साल का वीज़ा है, तो और आप उनको बोले हमें ट्रैवल डॉक्यूमेंट बना के दें, तो होम ऑफिस मुड़ के कहता है जी हमें समझ नहीं आ रही, आप अपनी होम कंट्री से अपना पासपोर्ट क्यों नहीं बनवा रहे, और अगर आपको वो पासपोर्ट नहीं बना के दे रहे तो हमें एक लेटर चाहिए आपकी एम्बेसी से कि आपने पासपोर्ट जाके अप्लाई किया है और वो आपको पासपोर्ट बना के नहीं दे रहे, फिर हम आपको ट्रैवल डॉक्यूमेंट बना के देंगे। तो ये इन सारी चीज़ों का जवाब है। तो आई थिंक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए पहले ये देख लें कि आपको वीज़ा किस बात के ऊपर मिला है। फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ तो अंडरस्टैंडेबल है, मोस्ट लाइकली उसी पे मिला है 2.5 साल का, लेकिन बच्चे के 7 ईयर के ऊपर मिला है या किसी और बात से मिला है, पहले आप उसको इन्वेस्टिगेट कर लें, उसके बाद ये सारी चीज़ें सेंस बनाएंगी आपके लिए। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो सलाम वालेकुम। हेलो जी। हेलो सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मेरे फ्रेंड का ये क्वेश्चन था कि उसने असाइलम किया था और उसका केस पेंडिंग में है और वो डिटेंशन में भी 2 बार जाके आई है मेरी फ्रेंड। तो उसका कहना ये है कि वो सिटीजन लड़के के साथ यहाँ शादी कर सकती है, और जो शादी कर सकती है तो वो उसके बेस पे उसको कैसे वीजा मिलेगा। किसके साथ शादी कर सकती है? दूसरा सिटीजन लड़के के साथ। अच्छा, ब्रिटिश सिटीजन, ठीक है, ओके। हाँ, और वो दो बार डिटेंशन में जाके आई है, उसको बेल पे छोड़ी है उधर से। उसको बेल लेनी पड़ी थी तो, और बाहर निकाली है, तो वो सिटीजन के साथ शादी कर सकती है और कैसे कर सकती है। और दूसरा प्रश्न कि उसके पास प्रोविजन ड्राइविंग लाइसेंस है कच्चा, तो फिर वो दूसरा पक्का लाइसेंस और प्रोविजन लाइसेंस ले सकती है यहाँ। तो 2 प्रश्नों का प्लीज मुझे जवाब दो, मैं टीवी पे सुनती हूँ। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। मेरे अजम्पशन तो मैं ये ले रहा हूँ कि इनके पास असाइलम स्टेटस नहीं है, तभी 2 दफ़ा डिटेंशन में गई और अभी भी मेरे ख्याल से या फ्रेश क्लेम डाला होगा या रिपोर्टिंग पे होंगी। बट कहने का मतलब है कि इनके पास रेफ्यूजी स्टेटस नहीं है, और अगर एप्लीकेशन पेंडिंग होती तो मोस्ट लाइकली डिटेंशन पे ना जाती। तो मैं ये अजम्पशन ले लेता हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं था ये सब कुछ पूछूँ कि जी उनका असाइलम केस एग्जॉस्ट हो गया, रिपोर्टिंग कर रही हैं। अब होता ये है कि बिल्कुल देखें, शादी हर एक का राइट है, कोई भी शादी कर सकता है।
इनको जो 2 प्रॉब्लम्स होंगी हम उस पर बात कर लेते हैं। पहली प्रॉब्लम ये होगी कि जब आप शादी के लिए जाते हैं यहाँ काउंसिल के अंदर, तो वो कहते हैं कि हमें अपनी आईडी प्रोवाइड करके दें, हमें आप ये प्रूव करें कि आप वही हैं जो आप बोल रहे हैं। तो वो कभी कभी कुछ ऐसी हैं काउंसिल्स जो आपकी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड को भी एक्सेप्ट कर लेती हैं अगर वो आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड इंग्लिश में हो, वरना अगर वो आपकी आईडी एक्सेप्ट ना करें तो आप मजबूर हो जाते हैं कि या तो जाके नया पासपोर्ट अपनी एम्बेसी से बनवाएं, या अगर आपका वैलिड पासपोर्ट होम ऑफिस के पास है तो आप होम ऑफिस से रिक्वेस्ट करें कि ये जी काउंसिल का एड्रेस है, आप इनको लिख के मेरी सर्टिफाइड कॉपी दे दें पासपोर्ट की, जो कि होम ऑफिस करता है। टाइम बहुत लगाता है लेकिन वो करता है। तो एज़ लॉन्ग एज़ काउंसिल को आपकी आईडी मिल जाती है तो काउंसिल एक्सेप्ट कर लेता है इस बात को कि आप शादी आके कर सकते हैं। तो ये पहली हर्डल होती है शादी के अंदर। से फॉर आर्ग्यूमेंट से कि एक कोई जिस तरह इनकी एग्जांपल देता हूँ कि ओवरस्टेयर हैं या एग्जॉस्ट हो गई हैं अपील राइट्स और उन्होंने शादी कर ली है। अब फिर आगे क्या होता है कि क्योंकि आपके पास वैलिड वीज़ा नहीं है, आपको प्रूव करना पड़ता है कि दे आर इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल, कि आप अपनी होम कंट्री में नहीं जा सकते और उस वजह से आप चाहते हैं कि आपको वीज़ा यहाँ से मिले। अब वो जो इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल की एक्सरसाइज है वो बड़ी एक समझ लें कि उसमें होम ऑफिस ने बड़ी गाइडलाइन दी है कि किसको हम इनसमाउंटेबल ऑब्स्टिकल मानते हैं। और शो का ये फॉर्मेट नहीं कि मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में जाऊँ। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेंट पर्सन के पास जाएंगे और कॉम्पिटेंट पर्सन से जाके बात करेंगे, वो आपसे हालात आपके पूछ के 10 मिनट में बता देगा कि आपका मेरिट क्या है इस एप्लीकेशन में, कि आया अगर आपकी शादी हो जाती है और उसके बाद आप अप्लाई करते हैं तो चांस क्या आपका वीज़ा मिलने का, क्योंकि काफ़ी और चीज़ें पूछनी पड़ती हैं। हाँ, शादी के ऊपर ये भी बता दूं कि अगर जो लोग, इस मुल्क का कानून है कि जो लोग इकट्ठे 2 साल से रह रहे हैं या एक रिलेशनशिप में 2 साल से, फिर उनको शादी करने की ज़रूरत नहीं, वो वैसे भी स्पाउस के तौर पे कंसिडर अपने आप को करवा के डायरेक्ट एप्लीकेशन डाल सकते हैं। जहाँ तक बात DVLA की है, प्लीज़ उनको बोलें पहले ये वेरीफाई कर लें कि उनका ये जो DVLA का लेके फिर रही हैं प्रोविजनल, वो वैलिड भी है या नहीं, बिकॉज़ वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और वो चेक कर लें कि होम ऑफिस में उनका केस क्या है, बिकॉज़ अगर वो ओवरस्टेयर हो गई हैं और ये सारा कुछ हो गया कि कोई केस नहीं, तो फिर इट बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हर कि वो फिर अपने DVLA जो प्रोविजनल है उसको कन्वर्ट करें फुल लाइसेंस के अंदर, अगर उनका इस मुल्क में रहना लीगल नहीं है इस वक्त। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, बिल्कुल खैरियत से, थैंक यू। मेरा नाम मसूदुल्लाह है, मैं आपको पहले भी कॉल की थी जी। तो मैंने पूछना था कि अगर कोई 18.5 साल का हो और 25 के बीच में जो है अंडर 25 हो, तो उसका क्या प्रोसीजर है? ऑलराइट, उसको मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? अंडर 25 और 18 सॉरी और 9 और मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया आपकी बात। ये ओवर 19 और 20 अंडर 25। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू आपकी कॉल का। मेरे ख्याल से आप उस वीज़े की बात कर रहे हैं। मुझे याद नहीं कि इस टाइप का सवाल मुझसे कभी भी पूछा गया हो, तो शायद आप मिक्स कर रहे हैं शोज़ को, बट कोई बात नहीं, या किसी और वजह से आपने मुझे कॉल किया हो। बट सर, ये मुझे पता है आप किस वीज़े की बात कर रहे हैं। ये 2012 में जब प्राइवेट लाइफ के वीज़ेज़ आए थे, जिसमें 7 ईयर का सबसे मशहूर वीज़ा आया और फिर 14 साल को कैंसिल करके 20 ईयर कर दिया, जिसमें आप सिर्फ 2.5 साल के वीज़े मिलते हैं। उसमें एक ये भी कैटेगरी थी कि अगर आप इस एज ब्रैकेट के अंदर हैं जो आपने बोला है, बट इसकी शर्त ये है कि हाफ योर लाइफ आपने इस मुल्क के अंदर गुजारी हो। यानी कि अगर आप किसी को पकड़ लें और उसकी उम्र से 20 ईयर्स है तो 10 साल उसको इस मुल्क में होने चाहिए, चाहे लीगल हो इलीगल हो, डजेंट मैटर। तो इट इज़ नॉट जस्ट बिकॉज कि इस ब्रैकेट के अंदर उनकी एज हो। सेकंड शर्त ये है कि हाफ ऑफ देयर लाइफ उन्हें यूके के अंदर गुजारी हो। ये ज़रूरी नहीं कि वो लीगल रहे हों, बट हाफ द लाइफ। तो वो फिर आपको फॉर्मूला अप्लाई करके अगर कोई उस फॉर्मूले पे बैठता है, फिर वो ये प्राइवेट लाइफ के ऊपर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगेन वही रूल है कि उनको 2.5 साल के वीज़े मिलते हैं। थैंक यू सो मच आज शो पे आने का सारों का, एंड आई डू अपोलोजाइज जिनकी मैं कॉल्स नहीं ले सका, बट इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। जाने से पहले थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट जो आप सोशल मीडिया पे शो को देते हैं। प्लीज़ कीप डूइंग दैट, उससे बहुत हौसला अफजाई होती है।
काफ़ी एक दो चीज़ें जो मैं देख रहा हूँ आजकल, एंड आई विल डू माई बेस्ट कि अगर मुझे थोड़ा टाइम मिला मैं सोशल मीडिया पे उसके ऊपर भी शोज़ थोड़ा सा वीडियोस कर दूंगा ताकि आपके लिए फ़ायदा, आपके लिए बहुत मुफीद हो वो सारी चीज़ें। अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात अगले हफ्ते होती है। अल्लाह हाफ़िज़।